एमए की क्लास में प्रोफेसर विनय ने अटेंडेंस लेनी शुरू की थी। पहली लाइन लड़कियों के लिए रिजर्व मानी जाती थी। पीछे बैठे लड़के छींटाकशी में कोई कसर नहीं छोड़ते। डिपार्टमेंट के सामने ब्लैक कार से उतरती सुनिधि को देख एक लड़के ने हल्की सी सीटी मारी। बाकी लड़कों को हंसने का मौका मिल गया। प्रोफेसर विनय की कड़ी निगाहों से शांति छा गई। मैं आ सकती हूँ सर? मीठी आवाज़ में सुनिधि ने क्लास में आने की इजाज़त मांगी। अजी आप ही का तो इंतज़ार था। विशाल की हल्की आवाज़ में कही गई बात से क्लास में फिर ठहाका लग गया। सुनिधि आप फिर लेट आई हैं। सॉरी सर, मेरा ड्राइवर देर से आया था। अरे तो हमें अपना ड्राइवर बना लेती, अजय ने बीच में बोल पड़ा। लड़कों के ठहाकों ने प्रोफेसर विनय को क्रुद्ध कर दिया। अगर आप लोग इस तरह बिहेव करेंगे तो मैं प्रिंसिपल सर से रिपोर्ट कर दूंगा। कम इन सुनिधि, कल से समय का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। अंजलि ने जरा सा खिसक कर सुनिधि के लिए जगह बना दी। प्रोफेसर विनय ने अटेंडेंस लेकर रजिस्टर बंद कर दिया। भाव भीने स्वर में प्रोफेसर ने प्रेम रस की व्याख्या शुरू कर दी। व्याख्या करते उनकी दृष्टि बार बार लड़कियों पर चली जाती। लड़के प्रोफेसर की रसिकता से वाकिफ थे। देख रहे हो अजय, पूरा प्रेम रस लड़कियों पर ही उड़ेल रहा है। सुनील ने हल्के से कहा। हाँ यार, इसीलिए तो इसके पेपर में हमेशा लड़कियां ही टॉप करती हैं। अचानक कागज़ की एक मुड़ी तुड़ी पुड़िया सुनिधि की गोद में आ गिरी। पुड़िया खुलने पर प्यार भरी 2 लाइन थी। मेरी ज़िंदगी है आप, हमेशा गुलाब सी महकती रहें, आपकी खुशबू का दीवाना हो, अनिरुद्ध। गुस्से से तमतमाई सुनिधि ने मुड़कर देखा। एक खाली सीट के पीछे गंभीर अनिरुद्ध बैठा था। कागज़ की पुड़िया प्रोफेसर विनय को थमाकर सुनिधि ने शिकायत कर डाली। सर ये देखिए, क्लास लेसन में ध्यान देने की जगह यहाँ क्या चल रहा है? कागज़ पढ़कर प्रोफेसर विनय की भ्रिकुटी तन गई। अनिरुद्ध खड़े हो जाइए। अचकचाया अनिरुद्ध खड़ा हो गया। क्लास का दादा सुनील जोरों से हंस पड़ा। वाह यार, बड़े छुपे रुस्तम निकले। हम तो समझे थे आप सच्चे भारत कुमार हैं। पूरा क्लास ठहाकों से गूंज उठा। प्रोफेसर विनय ने सबको चुप करा दिया। शट अप, ये क्लास है, तमाशा घर नहीं, समझे? हाँ तो अनिरुद्ध जी बताइए, आपकी इस हरकत के लिए आपको क्या सज़ा दिया जाए? प्रोफेसर विनय के नाटकीय अंदाज में कही गई बात पर फिर ठहाका लगा। जिसने ये अपराध किया सज़ा उसे दीजिए। इस तरह की बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, अनिरुद्ध ने कहा। लेकिन इस कागज़ पर आप ही का नाम लिखा हुआ है। नाम तो किसी का भी, यहाँ तक कि आपका भी लिखा जा सकता है। इसका ये मतलब तो नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? गेट आउट, क्लास से बाहर जाइए। प्रोफेसर विनय का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मैंने सच कहा है, अगर सच्चाई की यही सज़ा है तो मुझे स्वीकार है। चुपचाप किताबें उठा अनिरुद्ध चला गया। क्लास में सन्नाटा सा छा गया। कुछ फुसफुसाहटें जरूर उभरी, पर प्रोफेसर विनय की व्याख्या से शांति छा गई। क्लास खत्म होने के बाद सब बाहर आ गए थे। सुनिधि की कार से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे अनिरुद्ध खड़ा था। सुनिधि जैसे ही कार के पास पहुंची, अनिरुद्ध आगे बढ़ आया। आपकी वजह से बेवजह पनिशमेंट पाया है। एक सच बता दूं, मुझे आप में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसकी वजह से दीवाना बन जाऊं। रुखाई से अनिरुद्ध ने कहा। ओ यू शट अप, यहाँ से चले जाओ वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। सुनिधि ने धमकी दी। मुझे किसका डर दिखा रही हैं? शायद आप नहीं जानती, मेरा नाम एक अपराधी परिवार से जुड़ा हुआ है। आवाज़ में बेहद कड़वाहट आ गई थी। ठीक है, मुझे आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जो जैसा करता है सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है। फटाक से कार का दरवाज़ा बंद कर सुनिधि ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के निर्देश दे दिए। मन में धुकधुकी सी लगी थी। थकी सी सुनिधि घर में निढाल पड़ गई। बार बार अनिरुद्ध द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द कानों में गूंज रहे थे। सारी दुनिया जिस पर मरती है, उस सुनिधि के चेहरे पर उसे कुछ खास नहीं दिखा। घमंडी, बदजुबान कहीं का। क्या हुआ सुनिधि बेटी, बड़ी थकी सी लग रही हो? मैं तो कहती हूँ अब पढ़ाई का चक्कर छोड़ दे। सुजय तो बस तेरी हाँ के इंतज़ार में रुका है, वरना उसके लिए लड़कियाँ लाइन लगाए खड़ी हैं। मम्मी ने प्यार से सुनिधि के माथे पर हाथ रखकर पूछा। ठीक कहती हो मम्मी, लगता है
अब कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में गुंडे बदमाश भर रहे हैं। कड़वाहट भरे स्वर में सुनिधि ने हामी भरी। क्यों, क्या हुआ? अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो बता दो। तू तो जानती है तेरे पापा को पुलिस वाले कितना इज्जत देते हैं। हाँ मम्मी, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तू थोड़ा आराम कर ले। आज सुजय ने तुझे क्लब में इनवाइट किया है। उसे फॉरेन से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अब तो सुजय हाई फाई हो गया। बड़े ठाठ हो जाएंगे उसके। ये सारे ठाठ तेरे लिए ही तो है सुनिधि। मम्मी के चेहरे पर खुशी थी। सुजय सुनिधि के पापा मिस्टर आलोकनाथ जी के दोस्त सुरेंद्र कुमार का बेटा था। शुरू से ही महत्वाकांक्षी सुजय बहुत ही व्यवहारिक भी था। शहर के फेमस बिजनेसमैन की इकलौती बेटी सुनिधि से शादी करने में बहुत से फायदे थे। शादी के बाद आलोकनाथ जी की सारी संपत्ति का अंततः वही तो वारिस होगा। सुनिधि के माँ बाप की दृष्टि में MBA सुजय सुनिधि के लिए एक सुयोग्य वर ही था। सेठ आलोकनाथ जी की फैक्ट्री और काम वह बखूबी संभाल लेगा। सुनिधि और सुजय भी एक दूसरे को पसंद करते थे। शाम को अपना मनपसंद रंग की ड्रेस पहन सुनिधि क्लब जाने को तैयार थी। ड्राइवर ने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। मम्मी ने सुनिधि को ऊपर से नीचे निहार मुस्कुराकर अपनी पसंद जाहिर कर दी। मैचिंग ईयररिंग्स और नेकलेस में सुनिधि गोरे रंग पर खूब अच्छी लग रही थी। क्लब में आज एक नया प्रोग्राम था। एक युवा गीतकार अपने गीत गज़लें पेश करने वाला था। प्रोग्राम सुनते ही सुजय ने मुंह बनाया। ओह नो, क्लब में गीत सुनाकर खासा बोर करेंगे। ये नया सेक्रेटरी कुछ ज़्यादा ही गीत गज़ल पसंद करता है। क्या तुम्हें गीत गज़लें सुनना पसंद नहीं? मुझे तो गाने और गज़लों के कैसेट सुनना ही अच्छा लगता है। चलो, आज तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़िया ढंग से सेलिब्रेट करेंगे। अरे मैंने तो सोचा था आज कोई डांस पार्टी होगी। एनी हाउ, अगर तुम्हें यही पसंद है तो यही सही। भाई, हम तो आपके हुक्म के बंदे हैं। नाटकीय अंदाज में बात कहकर सुजय हंस पड़ा। थोड़ी ही देर में युवा गीत गायक अनिरुद्ध कुमार स्टेज पर आमंत्रित थे। अनिरुद्ध को देखते ही सुनिधि चौंक गई। फेमस सिंगर कोई और नहीं, आज क्लास में उस पर कागज़ का पुर्जा फेंकने वाला अनिरुद्ध था। क्लब के सेक्रेटरी ने अनिरुद्ध का परिचय देते हुए बताया, अब तक अनिरुद्ध की कई गज़लों की किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके ऑडियो कैसेट्स की मांग मार्केट में बहुत है। सुनिधि हैरान थी। क्या ये वही अनिरुद्ध कुमार है जिसके कैसेट्स मार्केट में आते ही हाथों हाथ बिक जाते हैं? खुद सुनिधि के पास अनिरुद्ध कुमार के गानों के कई कैसेट्स हैं। ना जाने क्यों बहुत मांग होने पर भी अनिरुद्ध कुमार ने वीडियो कैसेट्स बनाने के लिए स्वीकृति नहीं दी। आजकल मार्केट में अनिरुद्ध कुमार के नए कैसेट्स नहीं मिल रहे हैं। सदी आवाज़ में अनिरुद्ध ने गाना शुरू किया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मंत्र मुग्ध सुनते रह गए। अनिरुद्ध एक के बाद दूसरी और तीसरी गीत सुनाता रहा। उस बीच सुजय 3-4 बार ड्रिंक्स लेता रहा। मन ही मन क्लब के सेक्रेटरी से बात करने की सोचता रहा। आगे से ऐसे फालतू प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। अचानक सुनिधि की नज़र अनिरुद्ध से मिल गई। शायद हल्की सी पहचान उसकी आंखों में उभरी थी और फिर नज़रें हटा ली। घर लौटी सुनिधि अनिरुद्ध के बारे में सोचती रही। जिसे वह गुंडा समझ रही थी वह तो मशहूर सिंगर निकला। उसकी ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि सच थी या लोगों से हमदर्दी पाने का बहाना? जो भी हो, उसे लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है। क्या सचमुच उसे सुनिधि में कुछ खास नहीं दिखा? सुनिधि सोचती रह गई। दूसरे दिन कॉलेज जाते समय सुनिधि को कपड़े चुनने में काफ़ी वक्त लग गया। क्लास में अनिरुद्ध नहीं था। मनीष ने धीमे से सुनिधि को बताया, कल सुनील की शरारत के लिए अनिरुद्ध व्यर्थ ही बलि का बकरा बन गया। वो चिट सुनील ने आप पर फेंकी थी। अनिरुद्ध वैसा लड़का नहीं है। ये बात आप कल क्यों नहीं बता सके? एक बेगुनाह का अपमान होते देखना क्या अच्छी बात है?
सुनिधि के स्वर में आक्रोश था। सॉरी, पर शायद आप सुनील को नहीं जानती। उसका नाम बताने पर क्या वह हमें आसानी से बख्श देता? प्रोफेसर के आते ही क्लास में शांति छा गई। एक चपरासी कोई नोटिस लेकर आया था। प्रोफेसर ने नोटिस पढ़कर विद्यार्थियों पर नज़र दौड़ाई। अनिरुद्ध कुमार क्या आज नहीं आए हैं? नहीं सर, आज वह पागल खाने गए हैं, सुनील ने हंसकर कहा। क्लास में ठहाके गूंज उठे। क्या बकवास है, अपने दोस्त के लिए भी इस तरह के मजाक मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। आखिर मर्यादा भी तो कोई चीज़ है। आप सब पढ़े लिखे अच्छे घरों से हैं। आप ठीक कहते हैं सर, पर अनिरुद्ध सचमुच पागल खाने गया है। वह हर महीने की 20 तारीख को अपनी माँ से मिलने पागल खाने जाता है, सुनील ने बेहद मासूमियत से कहा। यस सर, अनिरुद्ध की माँ पागल है। सुनील ठीक कह रहा है। मनीष ने सुनील की बात की पुष्टि कर दी। स्ट्रेंज, एबनॉर्मल माँ का इतना जीनियस बेटा। जानते हैं इस नोटिस में क्या सूचना आई है? क्या सूचना आई है सर? सुनील ने व्यंग से पूछा। अनिरुद्ध ने पूरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में टॉप किया है। इंग्लिश लिटरेचर में पिछले 5 वर्षों के सर्वोच्च अंकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। नोटिस द्वारा अनिरुद्ध को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के साथ लखनऊ की योग्यता छात्रवृत्ति दी जाने की सूचना भेजी गई थी। क्लास में सन्नाटा छा गया। शानदार पैंट कमीज की जगह मामूली कुर्ते पजामे में आने वाला अनिरुद्ध सचमुच जीनियस था। सुनिधि सोच में पड़ गई। पागल माँ का कलंक ढोता अनिरुद्ध पढ़ाई पर कैसे ध्यान दे पाता होगा? क्या इसी वजह से उसकी गीतों गज़लों में इतना दर्द है? अचानक बेहद मामूली सा अनिरुद्ध सबकी नज़रों में बहुत ऊंचा उठ गया। दूसरे दिन क्लास में सबकी नज़रें अपने ऊपर निबद्ध देख अनिरुद्ध चौंक गया। मनीष ने पीठ ठोक बधाई दी थी। यार, तूने तो कमाल कर दिया। 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला और हमें कानों कान तक खबर नहीं कि ये महाशय हमारे ही क्लास में है। अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। स्कॉलरशिप ले रहा है यार, मनीष ने चहक कर कहा। ज़रूर, मेरा सब कुछ आपका है, मंद स्मित के साथ अनिरुद्ध ने जवाब दिया। माँ कैसी है अनिरुद्ध? मनीष ने हमदर्दी से पूछा। कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। डॉक्टर का कहना है कोई चमत्कार ही उन्हें सामान्य बना सकेगा, उदास अनिरुद्ध ने जवाब दिया। कार के पास खड़ी सुनिधि शायद अनिरुद्ध का इंतज़ार कर रही थी। अनिरुद्ध अकेला ही घर तक की लंबी दूरी पैदल तय करता था। बाकी दोस्त या तो साइकिल या मोटर बाइक अथवा कार वाले थे। अनिरुद्ध के पास आते ही सुनिधि आगे बढ़ाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उस दिन आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसे झूठे दोषारोपण सहना मेरी किस्मत रही है। नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। सुनिधि गंभीर थी। मुझ जैसा नकारा आपको माफ़ कर सके, ये मेरी किस्मत कहाँ? उदास अनिरुद्ध बोला। आप मुझ पर व्यंग कर रहे हैं। मैं अपनी गलती मान रही हूँ, प्लीज़ मेरी गलती भूल जाइए। मैं तो वो बात कभी का भूल चुका। कहा ना, ऐसी बातें सुनने की आदत है मुझे। हल्की उदास मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। थैंक्स, आइए कार से आपको ड्रॉप कर दूँ। धन्यवाद, मैं अपनी आदतें बिगाड़ना नहीं चाहता। क्या एक दिन में आदत बिगड़ जाएगी? एक दिन क्या, एक पल में सब कुछ बदल जाता है मिस, गहरी आवाज़ में अनिरुद्ध ने कहा। शायद किसी घटना ने आपको गहरी चोट पहुंचाई है। चोट खाना तो चलता ही रहा है। एनी हाउ थैंक्स, देर हो रही है। सुनिधि को कुछ कहने का मौका न दे अनिरुद्ध तेज कदमों से एक सकरी गली की ओर चला गया। हैरानी से सुनिधि उसे देखती रह गई। घर पहुंचने पर सुजय को अपनी प्रतीक्षा करते देख सुनिधि आश्चर्य में पड़ गई। सुजय, तुम इस समय कैसे? क्यों, तुम्हारे पास आने के लिए क्या पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा? सुजय ने मजाक किया। नहीं, इस वक्त तुम ऑफिस में रहते हो इसीलिए पूछा। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज पिक्चर के टिकट लिए हैं। क्या तुम्हें पिक्चर का शौक कब से हो गया सुजय? मैं अभी चेंज करके आती हूँ। पिक्चर के नाम से सुनिधि खुश हो गई। ठीक कहती हो, मुझे पिक्चर का शौक नहीं,
पर तुम्हारे शौक के साथ समझौता तो करना ही होगा। आखिर ज़िंदगी हमें साथ गुजारनी है। मजाक के लहजे में सुजय ने कहा। ओह नो, तुम्हें मेरे शौक के साथ समझौता नहीं करना होगा सुजय। जिस बात के लिए दिल ना माने वो नहीं करनी चाहिए। सुजय, थैंक्स फॉर द इनविटेशन, हम पिक्चर नहीं जाएंगे। सुनिधि गंभीर थी। लेकिन मैडम, मेरे टिकट्स बेकार जाएंगे, ये मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें तो चलना ही होगा सुनिधि। सुजय ने हंसकर कहा। अच्छा, तो आपके लिए नहीं पर आपके टिकटों के लिए चलना मेरी मजबूरी है। चलिए मिस्टर, यही सही। वैसी कौन सी पिक्चर के लिए टिकट लिए हैं? ये जवानी है दीवानी। सुना है लड़कियों को ये पिक्चर काफ़ी पसंद आ रही है। नहीं, हमें तो परिणीता देखनी है। शरद चंद्र हमारे फेवरेट राइटर हैं। ओह गॉड, एक बात समझ में आ रही है। शादी के पहले तुम्हारी पसंद नापसंदी की लिस्ट जरूर ले लो। इस धोखे में मत रहना। हमें जो आज पसंद है हो सकता है कल नापसंद हो जाए। हमें समझ पाना इतना आसान नहीं है सुजय, कुछ शोखी से सुनिधि ने कहा। बस एक मेहरबानी करना, मुझे कल नापसंद मत कर देना। दोनों दिल खोलकर हंस पड़े। पिक्चर के बाद सुजय सुनिधि को डिनर पर ले गया। सुनिधि को लगा उसका चुनाव गलत नहीं है। सुजय के साथ ज़िंदगी आसानी के साथ जी जा सकती है। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। दूसरे दिन क्लास में अनिरुद्ध को ना देख सुनिधि सोच में पड़ गई। मनीष ने ही बताया उसकी माँ की हालत बिगड़ गई है। शायद अनिरुद्ध 2-4 दिन ना आ सके। समझ में नहीं आता इतना सब झेल कर यह लड़का हमेशा टॉप कैसे करता है। घर और हॉस्पिटल का खर्च चलाने के लिए गीत गज़लों के प्रोग्राम देता है, कैसेट्स बनवाता है। अगर उसकी माँ और घर के हालात ठीक होते तो वह एक नामी गायक बन जाता। पापा जब तक जीवित रहे उसके कैसेट्स खूब बने। अब हालात बदल गए, गाना उसकी मजबूरी बन गई है। माँ की बीमारी ने अनिरुद्ध के गायन को ख़त्म कर दिया है। अब कभी भी कहीं प्रोग्राम ज़रूरत पूरी करने के लिए दे देता है। लगता है अनिरुद्ध से आपकी अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ही अनिरुद्ध को क्लब में गीत सुनाते देखा था। शायद क्लब वालों ने पैसे दिए होंगे। अच्छा है, आप उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। सच्चाई यही है, जो भी उनके कांटेक्ट में आ जाएगा उसे प्यार करने लगेगा। जिंदगी में उसे कांटे ही मिले हैं। गहरी सांस लेकर मनीष ने कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? सुनिधि ने हैरानी से पूछा। जानती हो, उसके पापा पीडब्ल्यूडी में एक बेहद ईमानदार इंजीनियर थे। उनकी पोस्टिंग के पहले जो इंजीनियर था उसको पैसे देकर ठेकेदार ने इमारत बनाने में खराब माल लगाने के बावजूद बिल पास करा दिए थे। अनिरुद्ध के पापा ने उनकी बेईमानी की रिपोर्ट करने की गलती कर डाली। इसमें गलती कहाँ है? उन्होंने तो ठीक ही किया। सुनिधि हैरान थी। जहाँ झूठ का बोलबाला हो वहाँ सच्चाई कहाँ चलती है। ठेकेदार और इंजीनियर ने मिलकर अनिरुद्ध के पापा पर बेईमानी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसा दिया। उनकी ईमानदारी की उन्हें यही सज़ा दी गई थी। ओह, फिर क्या हुआ? सुनिधि ने जानना चाहा। अनिरुद्ध के पापा ये झूठा आरोप बर्दाश्त न कर सके, फांसी लगाकर जीवन खत्म कर लिया। मनीष ने बताया। ये तो सरासर गलत बात है। झूठ का डटकर सामना करने की जगह जीवन समाप्त कर लेने से तो उनका अपराधी सिद्ध हुआ। ठीक कहती हो सुनिधि। निरपराध पति की मौत के सदमे में अनिरुद्ध की माँ का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। अब अनिरुद्ध को एक ही धुन है, पापा को निरपराध सिद्ध करके ही चैन लेगा। लेकिन अनिरुद्ध के पापा पर लगाया गया आरोप सही भी तो हो सकता है मनीष, सुनिधि ने शंका व्यक्त की। ये तुम्हारे क्लास की मानसिकता है सुनिधि। मध्यवर्गीय परिवारों से ईमानदारी की तुम उम्मीद भी कैसे कर सकती हो? कुछ तल्खी से मनीष ने कहा। मेरा वो मतलब नहीं था। एनी हाउ, मुझे अनिरुद्ध से हमदर्दी है। बात खत्म कर सुनिधि कार में जा बैठी। रास्ते में सोचती गई, उसे अनिरुद्ध के घर परिवार के बारे में उलझने की क्या ज़रूरत है? एग्ज़ाम्स के बाद उसकी शादी होने वाली है। सुजय के साथ पेरिस में हनीमून मनाने की कल्पना ही सुखद है। घर में सुनिधि की चचेरी बहन शिखा आई हुई थी।
शिखा और सुनिधि समवयस्क थी, दोनों में खूब पटती थी। शिखा को देखते ही सुनिधि खिल उठी। अभी कुछ ही दिन पहले शिखा की एंगेजमेंट हुई थी। शिखा को साथ ले सुनिधि अपने कमरे में आ गई। अब बता, हमारे जीजू कैसे हैं? सुनिधि ने हंसकर पूछा। बताने से तो बात नहीं बनेगी, खुद देखकर ही समझ पाएगी। वो क्या कमाल की चीज़ है, शिखा ने मजाक में कहा। सच, तब तो जल्दी मिलने आना होगा। देखना ही पड़ेगा वो कितने कमाल की चीज़ है जिसने हमारी शिखा पर अपना जादू चला दिया है। मेरी छोड़, ये तो बता, सुजय के साथ तेरा रोमांस कैसा चल रहा है? अरे वो तो पुरानी कहानी है। कभी लगता है रोमांस अचानक होना चाहिए, तभी मज़ा है। यहाँ तो शुरू से ही एक दूसरे को जानते रहे हैं। वाह, लंबे रोमांस का तो मज़ा ही कुछ और है। शादी के बाद तो रोमांस ख़त्म हुआ समझो। शिखा हंस रही थी। अच्छा, तब तो तू अपनी मैरिज डिले कर डाल और रोमांस करती रहे, सुनिधि ने सुझाव दिया। तू चाहे तो कुछ दिनों के लिए किसी और को ढूंढ ले, चेंज का मज़ा भी रहेगा, शिखा ने मजाक किया। ठीक है, अच्छा सुझाव है, कोशिश करूंगी कुछ दिनों के लिए कोई और मिल जाए, सुनिधि ने भी मजाक का जवाब मजाक में दिया। शाम को सुजय शिखा और सुनिधि को डिनर के लिए ले गया। हंसी मजाक के साथ शाम अच्छी बीत गई। 2 दिन रहकर शिखा वापस चली गई। शिखा के जाने के बाद से सुनिधि को खालीपन काटने लगा। काश उसकी कोई अपनी बहन होती जो हमेशा उसके साथ रहती। क्लास में पढ़ाई ज़ोरों से चल रही थी। 1 महीने बाद एग्ज़ाम्स होने वाली थी। सब पढ़ाई के लिए सीरियस होने लगे। ऐसे समय में अनिरुद्ध की गैर हाजिरी आश्चर्य का विषय थी। सुनिधि मनीष से पूछ बैठी, अनिरुद्ध क्या बीमार है? नहीं, वह तो ठीक है, पर उसकी माँ ने पागलपन में अपना दाया अंग जला लिया। अनिरुद्ध माँ की ठीक देख रेख के लिए उन्हें घर ले आया है। घर में कोई और तो है नहीं, अनिरुद्ध खुद उनकी सेवा कर रहा है। अरे, इस तरह से तो वह क्लासेस मिस कर रहा है, एग्ज़ाम्स कैसे दे पाएगा? मैं उसके लिए क्लास नोट्स की फ़ोटो कॉपी करा रहा हूँ। आई एम श्योर वह जीनियस है, मैनेज कर लेगा, मनीष ने पूरे विश्वास से कहा। तुम सचमुच अनिरुद्ध के सच्चे दोस्त हो। क्या हम उसकी माँ को देखने चल सकते हैं? क्या करोगी देखकर? उनको इस हालत में देख पाना मुश्किल होगा। नहीं, मैं चलना चाहती हूँ। कब ले चलोगे? सुनिधि ने जिद सी की। ठीक है, आज शाम उसे नोट्स देने जाना है, तुम साथ चल सकती हो। घर के नाम पर अनिरुद्ध के पास एक कोठरी नुमा कमरा था। उसी में एक और गैस का चूल्हा रखा किचन का रूप दे दिया गया था। कमरे की एक और खटिया पर साफ बिस्तर था। एक और टेबल और कुर्सी रखी थी। टेबल पर कुछ किताबें और कॉपियाँ रखी थी। खटिया के पास रखे स्टूल पर खीर का कटोरा रखा था। खटिया पर एक विचित्र स्त्री बैठी थी। चेहरा देखकर लग रहा था कभी वह सुंदर रही होगी। अनिरुद्ध चम्मच से माँ को खीर खिला रहा था। सुनिधि को देखते ही माँ की आंखों में चमक आ गई। अनिरुद्ध का कंधा पकड़ सुनिधि को दिखाकर बोली, सिमी आ गई, मेरी सिमी आ गई। चेहरा खुशी से उजला हो आया। अनिरुद्ध ने सुनिधि को बैठने के लिए कुर्सी की ओर इशारा किया। मनीष आराम से खटिया के पायदान में बैठ गया। कैसी हो माँ? मनीष के सवाल का जवाब न दे माँ सुनिधि को देखे जा रही थी। सिमी, तू इधर आ, यहाँ बैठ, अपनी खटिया का किनारा दिखाती माँ उत्साहित थी। सुनिधि का असमंजस देख अनिरुद्ध ने माँ को समझाना चाहा। माँ, ये सिम्मी नहीं सुनिधि है। अरे, मुझे बहला रहा है, मैं सिम्मी को क्या नहीं पहचानती? तेरी सगाई जल्दी ही सिम्मी से करूँगी। माँ के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अब सुनिधि और अनिरुद्ध दोनों संकोच से सिमट से गए। मनीष ने बात संभाल ली। माँ, आज हम जाते हैं, कल सिमी फिर आ जाएगी। हम चलते हैं अनिरुद्ध, ये रहे तेरे नोट्स। मनीष ने नोट्स अनिरुद्ध की ओर बढ़ा दिए। थैंक्स मनीष, अगर तुम ना होते तो कौन मेरी हेल्प करता? अनिरुद्ध अभिभूत था। फॉर्मेलिटी रहने दे यार, टॉप करेगा तो मिठाई खा लूँगा। टॉप करना तो अब सपना है,
माँ की हालत देख रहे हो ना। सुनिधि जी, आपका भी आभारी हूँ, आपने यहाँ आने की तकलीफ़ उठाई। ये तो मेरा कर्तव्य था। आई विश आपकी माँ जल्दी अच्छी हो जाए। थैंक्स। रात में अनिरुद्ध की माँ का चेहरा बार बार सुनिधि की आंखों के सामने आता रहा। कौन है ये सिमी? माँ ने उसमें सिमी जैसा क्या देखा? उसकी सगाई वह अनिरुद्ध से कराना चाहती है। कहाँ है वो सिमी? अनिरुद्ध माँ से बेहद प्यार करता है। काश वह उसकी कोई मदद कर पाती। तीसरे दिन मनीष ने सुनिधि को बताया, जिस दिन से अनिरुद्ध की माँ ने सुनिधि को देखा है, उनकी स्थिति में बहुत सुधार आ गया है। वह अनिरुद्ध को पहचानने लगी है और सिमी को बराबर याद कर रही हैं। अनिरुद्ध का अनुरोध है, अगर वह कुछ समय निकाल कर अनिरुद्ध की माँ से मिल सके तो उस पर सुनिधि का एहसान होगा। एक अस्वस्थ स्त्री की सहायता करना सुनिधि को कठिन काम नहीं लगा। हर दूसरे तीसरे दिन अनिरुद्ध के घर जाकर उसकी माँ की सिम्मी बन सुनिधि घर में खुशी का माहौल बना आती। अनिरुद्ध की माँ अब काफ़ी सामान्य हो रही थी। अनिरुद्ध के मुकाबले सुनिधि के हाथ से दवा लेना माँ को अच्छा लगता। अनिरुद्ध और मनीष की बातों में सुनिधि का समय पंख लगाकर उड़ जाता। गंभीर अनिरुद्ध इतना मजाक प्रिय हो सकता है, सुनिधि सोच भी ना सकी। एक दिन दवा लेती माँ अचानक पूछ बैठी, तू मेरे अनिरुद्ध को प्यार करती है ना सिम्मी? तेरे पापा तेरी सगाई के लिए तैयार तो हो जाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी तुझे कमरे में तो बंद नहीं कर देंगे सिम्मी? नहीं, मुझे कोई कमरे में बंद नहीं कर सकता माँ, दृढ़ स्वर में सुनिधि ने कहा। तब ठीक है। अनिरुद्ध बेटा, तूने सुना? हाँ माँ, सब सुन और समझ रहा हूँ। अब सिम्मी को घर जाने दो, वरना इसके पापा नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, जा सिम्मी। सुनिधि के सिर पर प्यार से हाथ फेर माँ ने विदा दी थी। सुनिधि को बाहर पहुँचाने आए अनिरुद्ध ने क्षमा सी मांगी थी। माँ अभी लोगों को ठीक से नहीं पहचानती, उनकी बातों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके, मैं समझती हूँ, सुनिधि ने कहा। रास्ते में सुनिधि मरीज से पूछ बैठी, ये सिमी कौन है मनीष? अनिरुद्ध से उसका क्या रिश्ता था? जिस दिन माँ ने तुम्हें सिम्मी पुकारा, उसी दिन मैंने अनिरुद्ध से इस नाम का रहस्य जान लिया था सुनिधि। क्या रहस्य है मनीष? सुनिधि जानने को उत्सुक थी। स्मिता यानी सिम्मी अनिरुद्ध के पापा के दोस्त की बेटी है। बचपन से ही दोनों के विवाह की बात तय थी, पर जब अनिरुद्ध के पापा पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया तो स्मिता के पापा ने दोनों की शादी का वादा तोड़ दिया। पति की मौत और उसके बाद स्मिता के साथ सगाई टूट जाने की वजह से अनिरुद्ध की माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनकी हालत तुम देख ही रही हो। मनीष ने गहरी सांस ली। ओ काश स्मिता को उनकी इस हालत का पता लग पाता। उसकी तो शादी भी हो चुकी है सुनिधि। अनिरुद्ध को भी उसका सदमा जरूर लगा होगा, पर उसने अपने को संभाल लिया। इतना सब झेलकर शायद वह पत्थर बन गया है। अचानक एक दिन सुनिधि से अनिरुद्ध अनुरोध कर बैठा, अगर आप थोड़ा सा समय माँ को दे सके तो शायद उनकी स्थिति में जल्दी ही सुधार आ जाए। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगी। उस दिन के बाद से घर लौटती सुनिधि अनिरुद्ध के साथ उसके घर थोड़ी देर को रुक जाती। कभी कभी मनीष भी उनके साथ हो लेता। अनिरुद्ध की मेधा उसकी बातों में झलकती। हर विषय पर वह बड़े अधिकार से बात करता। मनीष के अनुरोध पर कभी वह गीत या गज़ल भी सुना देता। उस समय माँ का चेहरा चमक उठता। अनिरुद्ध की तेजस्विता असंदिग्ध थी। मनीष के लाए नोट्स के अलावा अनिरुद्ध भी ना जाने कहाँ से नए तथ्य और बातें जान लेता। उसका ज्ञान सुनिधि को हैरान करता। कब और कैसे वो इतना ज्ञान अर्जित कर लेता था। माँ की स्थिति में तेजी से सुधार आता जा रहा था। एक दिन सबके लिए हलवा बनाकर माँ ने सबको हैरान कर दिया। एक दिन मनीष मजाक कर बैठा, माँ को तो अपनी सिमी मिल गई,
अब अनिरुद्ध को अपनी स्मिता को पाना है। उस मजाक से सुनिधि के मन में वितृष्णा ही जागी थी। अनिरुद्ध लाख जीनियस हो, पर उसके घर का माहौल, माँ की स्थिति सुनिधि को स्वीकार नहीं थी। मनीष का मजाक उसे सहन नहीं हुआ। सीधे स्पष्ट शब्दों में कह बैठी, प्लीज़ मनीष, इस तरह के मजाक मुझे पसंद नहीं। मेरे स्टेटस का तो ख्याल रखो। बात कहती सुनिधि को यह भी ध्यान नहीं रहा कि साथ खड़े अनिरुद्ध का चेहरा अपमान से काला पड़ गया था। दूसरे दिन सुनिधि की प्रतीक्षा किए बिना ही अनिरुद्ध घर चला गया। मनीष ने सूचित किया था, तुम्हें अब अनिरुद्ध के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने माँ को फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। क्यों? घर में तो उनकी स्थिति में सुधार आ रहा था। अनिरुद्ध को उसका स्टेटस याद दिलाकर तुमने उसकी मदद ही की है। अब उसे धुन है, कुछ बनकर ही दिखाएगा, कड़वे स्वर में मनीष ने कहा। सुनिधि को अपनी कही बात याद हो आई, पर अब तो तीर हाथ से निकल चुका था। अनिरुद्ध के घर ताला लटका मिला था। सुनिधि पछताती, वह यह कैसी गलती कर बैठी। अपनी धन संपत्ति का तो उसे कभी अभिमान नहीं था। दूसरे दिन क्लास में भी अनिरुद्ध प्रोफेसर के साथ आया और तुरंत चला गया। 2 दिन बाद वह अनिरुद्ध को पा सकी थी। अनिरुद्ध, मुझे माफ़ कर दो, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। सच बात के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सचमुच मैं अपने को भूल गया था। आपसे वो सब मांग बैठा जिसका मैं पात्र नहीं था। कहाँ मैं, कहाँ आप। अच्छा हुआ आपने मुझे मेरी जगह याद दिला दी। थैंक्स। सुनिधि को कुछ कहने का अवसर न दे अनिरुद्ध तेजी से चला गया। सुनिधि अपराधी बनी खड़ी रह गई। सुजय 4 सप्ताह के लिए फॉरेन गया था। वापसी में सुनिधि के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाया था। सच तो ये है, अनिरुद्ध से न मिल पाने पर ना जाने क्यों वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध के साथ वह अपने को कितना पूर्ण पाती थी। सुजय के मुकाबले अनिरुद्ध का साथ उसे ज़्यादा अच्छा लगता। सुजय और उसके लाए हुए गिफ्ट देखकर सुनिधि खिल उठी। सुजय ने मजाक किया, कहिए मैडम, आपका समाज सेवा का भूत उतर गया। सुना है किसी पागल औरत का इलाज कर रही हैं। वैसे सच्चाई ये है कि आप अच्छे भले इंसान को पागल बना दें। अब देखिए, मैं ही आपका दीवाना बन गया हूँ। अचानक सुनिधि का चेहरा उतर गया। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ही अनिरुद्ध ना जाने कहाँ गायब हो गया। उसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं थी। मनीष भी परेशान था। उधर घर में सुनिधि की परीक्षा ख़त्म होते ही सुनिधि की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के बाद सुजय को सुनिधि के पापा का बिजनेस संभालना था। सुजय का शुरू से ही घर में आना जाना था। बिजनेस में उसकी बराबरी की भागीदारी पहले से ही तय थी। शिखा का होने वाला पति विदेश चला गया था, अतः शादी 6 महीनों के लिए टल गई थी। शिखा के आने से घर में रौनक हो गई। ना जाने क्यों सुनिधि के मन पर एक अव्यक्त उदासी सी छाई हुई थी। एक अपराध बोध उसे कचोटता रहता। जाने अनजाने अनिरुद्ध का उदास अपमानित चेहरा आंखों के सामने कौंध जाता। खुशी से उमकती सुनिधि की जगह अनमनी सुनिधि ने शिखा को चौंका दिया। पूछ बैठी, क्या बात है सुनिधि, कहीं सुजय से कोई अनबन तो नहीं हो गई? 2 दिन बचे हैं और तू ऐसी खोई खोई सी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या बात है? अपने मन की बात बताने से मन हल्का हो जाता है। सुनिधि अनायास ही अनिरुद्ध के बारे में सब बता गई। उसकी तेजस्विता और मेधा से वह अभिभूत थी, फिर भी वह उसका अपमान कर गई। अनिरुद्ध उसे पसंद था। उसे छोटे स्टेटस वाला कहकर उसने भारी अपराध किया है। वैसे ऐसा भी नहीं कि वह किसी छोटे खानदान से संबंधित था। सच तो ये है, अगर उसके पिता जीवित होते तो वह एक सम्मानित परिवार का इकलौता वारिस होता। काश उसके पिता ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष न किया होता। किशोर अनिरुद्ध पर इस तरह अपना दायित्व न छोड़ा होता। हमेशा टॉप करने वाला प्रतिभाशाली गायक अनिरुद्ध को उसके स्टेटस की याद दिलाकर सुनिधि ने अक्षम्य अपराध किया है। परिस्थितियों ने एक प्रतिभाशाली गायक, मेधावी छात्र को कुचल कर रख दिया है। सुनिधि अनिरुद्ध का अपमानित चेहरा नहीं भुला पा रही है।
बार बार वह चेहरा जहन में कौंध जाता है। क्या करे सुनिधि? सुनिधि की बात खत्म होने पर उसके उदास चेहरे को एक पल ताक शिखा पूछ बैठी, सच कह, कहीं तू अनिरुद्ध से प्यार तो नहीं करने लगी है? छी, ये क्या कह रही है? भला मैं अनिरुद्ध से प्यार कर सकती हूँ? तेरी बातों से तो यही लगता है, वरना शादी के 2 दिन पहले सुजय के बारे में सोचने की जगह अनिरुद्ध को याद ना करती। देख, अभी भी वक्त है। अगर चाहे तो अनिरुद्ध को बुलाकर बात कर लो। कहाँ से बुलाओगी उसे? शिखा, एग्जाम्स के बाद वो ऐसा गायब हुआ, ये कहीं अता पता ही नहीं छोड़ा। सुनिधि का गला रुद्ध हो उठा। इसका मतलब वह तो तुझे जरूर चाहने लगा था। तेरी बात का आघात वह सह नहीं सका। अब हम क्या करें? शिखा, हम अनिरुद्ध के गुनहगार हैं। तू सुजय से प्यार करती है? शिखा ने सुनिधि की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल किया। हाँ, शायद इस बारे में कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम दोनों शुरू से ही साथ साथ रहे हैं। सुनिधि जैसे सोच में पड़ गई। अब अगर खुद तुझे पता नहीं तो क्या कहे? बस जो हो रहा है होने दे। शिखा ने हथियार डाल दिए, पर दुश्चिंतिता बनी रही। रात भर सुनिधि करवटें बदलती रही। अनिरुद्ध के साथ हुई जिन बातों पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, अपने शार गर्भित अर्थों के साथ वो उजागर होती गई। कभी अनिरुद्ध ने हंसते हुए पूछा था, अपने भविष्य के लिए क्या सोचती हो? कैसा पति चाहोगे आप? एक बात तो तय है, हम नौकरी नहीं करेंगे। पति मिस्टर की कमाई इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि जब जी चाहे लंदन, अमेरिका, पेरिस उड़ जाए। बड़ी शौकी से सुनिधि ने जवाब दिया था। तब तो अपना कोई चांस नहीं। मजाक में कहा अनिरुद्ध का वह कथन क्या यूं ही था? कई बार अनिरुद्ध की मुग्ध दृष्टि पर निहारते देख सुनिधि संकुचित हो जाती। एक दिन सुनिधि के साथ नदी किनारे घूमते अनिरुद्ध से सुनिधि ने गीत की फरमाइश की थी। सुनिधि को मुग्ध नज़रों से निहारते अनिरुद्ध ने गीत गाया था, होठों से छूकर तुम मेरा गीत अमर कर दो। सुनिधि की बधाई पर उसने कहा था, ये गीत आपको नज़र है सुनिधि। उसकी उस नज़र में ना जाने क्या था कि सुनिधि चुप रह गई थी। ऐसी ही ना जाने कितनी छोटी बड़ी बातें सुनिधि के जहन में उभरती जा रही थी। अचानक महसूस हुआ तकिया आंसू से भीग गया था। क्या करे सुनिधि? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अपने मन को ना पहचान पाना उसकी ही तो भूल थी। अनजाने ही वह अनिरुद्ध को चाहने लगी थी। उसके दिल ने ही उसे धोखा दे डाला। अब किससे शिकायत करे सुनिधि? दूसरे दिन बारात आनी थी। सुबह से रस्मों का दौर चल रहा था। हल्दी तेल चढ़ाती भाभियों की हंसी ठिठोली पर सुनिधि के होठों पर हल्की सी मुस्कान भी नहीं आई। माँ को लगा शादी के पहले हर लड़की यूं ही उदास हो जाती है। शिखा को सुनिधि की उदासी का राज समझ में आ रहा था। लाड़ प्यार और ऐशो आराम के बीच पली बढ़ी सुनिधि के सामने अनिरुद्ध का स्टेटस एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा रहा। उसके आगे वह कुछ सोच ही ना सकी। प्रतिभाशाली अनिरुद्ध के साथ अपना भविष्य नहीं देख सकी। सुजय की व्यवहारिकता के सामने अनिरुद्ध की संवेदनशीलता हमेशा विजयी होती। फिर भी वह गलती कर गई। नियत समय पर बारात आ गई। शोरगुल हंसी मजाक के बीच जयमाल, द्वार पूजा और विवाह संस्कार संपन्न हो गए। सुनिधि ने स्वप्नवत सारे कार्य किए जैसे वह सुध खो बैठी थी। विदाई के समय सुनिधि को फूट फूट कर रोते देख सुजय की मम्मी ने प्यार से तसल्ली दी थी। अपने घर ही तो जा रही है सुनिधि, जब जी चाहे मम्मी पापा के पास आ जाना। हनीमून के लिए सुजय ने स्विट्जरलैंड चुना था। उत्साह से एक एक जगह दिखाता, बताता जाता। यहाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी शूटिंग हुई थी। इस जगह शाहरुख खान ने काजोल को फूल दिया था। तुम्हें पिक्चर की इतनी जानकारी किसने दी सुजय? तुमने तो पिक्चर देखी नहीं होगी। सुनिधि विस्मित होती। अरे जब अपनी दुल्हनिया ला रहे हैं तो स्विट्जरलैंड में फिल्माई पिक्चर देखनी ही पड़ी, हंसते हुए सुजय ने कहा। इसी बीच सुनिधि का रिजल्ट आ गया था। घर से खबर आई उसे फर्स्ट डिवीज़न मिला। टॉपर कोई अनिरुद्ध नाम का लड़का था। सुनिधि के हैरानी का कोई कारण नहीं था। मनीष ठीक कहता था। अनिरुद्ध जिस मिट्टी का बना है वह इस दुनिया की नहीं है, वह तो किसी का नायाब तोहफा है। वरना इतनी परेशानियों के बावजूद टॉप करना शायद ही किसी को संभव हो पाता।
स्विट्जरलैंड और पेरिस में हंसी खुशी 1 महीने का समय बिताकर दोनों वापस लौटे थे। उस खुशी के बीच भी कभी कभी अनिरुद्ध का उदास चेहरा सुनिधि को बेचैन कर जाता। यूरोप की सुंदरता ने सुनिधि के मन का अवसाद काफी हद तक दूर कर दिया। सुजय में वो सभी कुछ था जो एक अच्छे पति में हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी उसकी अति व्यावहारिकता सुनिधि को खल जाती। मम्मी पापा सुनिधि की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। घर पहुंची सुनिधि के नाम ढेरों बधाई कार्ड आए हुए थे। मनीष ने भी एक कलात्मक कार्ड भेजा था। उन्हीं बधाइयों के बीच एक विदेशी लिफाफे ने सुनिधि का ध्यान आकर्षित कर लिया। लिफाफा खोलने पर सुंदर लिपि में चंद पंक्तियां थी। सुनिधि जी, अचानक आप जीवन में आ गई। एक दिन कहने की गलती कर बैठा था कि आप में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे दीवाना बना दे। आज सच्चे दिल से अपनी उस भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप में वो सब कुछ है जो किसी को भी दीवानगी की हद तक चाहने को मजबूर कर दे। हाँ, यही सच है। अपने से भी ज़्यादा आपको चाहता हूँ। आपके साथ बिताए पल मेरे जीवन की अमूल्यतम निधि है। आपने ठीक कहा था, मैं आपके स्टेटस का नहीं था, पर शायद आपकी ही प्रेरणा से आईएफएस में टॉप करके फर्स्ट पोस्टिंग पर अमेरिका आया हूँ। शायद अब आपका स्वप्न पूर्ण कर सकूँ। दुनिया के कई देश तो मेरे साथ देख ही लेंगी। शुरू के कुछ दिनों में शॉपिंग ज़रूर लिमिटेड रहेंगी, पर हम जीवन की हर खुशी एक साथ जिएंगे। मेरे गीत नया जीवन पालेंगे। माँ अब स्वस्थ है, उन्हें अपनी सिम्मी की प्रतीक्षा है। क्या मेरी स्मिता भी मुझे मिल सकेगी? यकीन कीजिए, आपकी राहों में खुशियों के फूल बिछा दूंगा। सारे कांटे मेरे हिस्से आए। क्या आपकी हाँ मिलेगी? इतने दिन अज्ञातवास के लिए आपकी क्षमा तो मिलेगी। आपका ही अनिरुद्ध। स्तब्ध सुनिधि की आंखों से टप टप आंसू बह निकले। आंसुओं से भीगे पत्र को सुनिधि ने फाड़ दिया। नहीं, अब जो गलती हो गई उसे सुधारा नहीं जा सकता। अपने वर्तमान में अतीत को वह नहीं ला सकती। काश यह पत्र उसे मिला ही नहीं होता। और सुनिधि की आंखें गीली हो गई। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, रोज के रोज नए नए तमाशे से। बस अब बहुत हो गया। आखिर इंसान कितना सहे। सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। रोज रोज एक ही बात, ना मन का खा सकते और ना ही पहन सकते। हर वक्त रोक टोक। दोपहर का वक्त था और आदत के अनुसार काम निपटाकर सुरभि पलंग पर पसर गई। कमर सीधी करते करते ही बड़ी बहन सरोज का फ़ोन लगाया और फिर दोनों बहनें शुरू हो गई। अरे सुरभि, तू क्यों सहन करती है सास की मनमानियाँ? सुमित से क्यों नहीं कहती? मैं तो तेरे जीजू से कोई बात नहीं छिपाती। हर रात सोने से पहले उनकी माँ का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती हूँ। जब तक वे मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, हाथ भी नहीं लगाने देती। सरोज ने अपने अनुभव के सिक्के बांटे। दीदी, सुमित तो बिल्कुल अलग है। अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते, उल्टे मुझे ही एडजस्ट करने की नसीहत देने लगते हैं। सच दीदी, ससुराल के मामले में तुम बहुत खुशहाल निकली। जीजा जी तुम्हारी उंगलियों पर नाचते हैं। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। सुरभि ने एक गहरी सांस भरी। वो तो है, अच्छा चल रखती हूँ। तेरे जीजू का 2 बार फ़ोन आ चुका है, मेरे बिना चैन नहीं उन्हें भी। सरोज इतराई। चल ठीक है, थोड़ी देर में सास की चाय का समय हो जाएगा। मुझे तो 2 घड़ी चैन की नींद भी नहीं मिलती। अपने को कोसते हुए सुरभि ने फ़ोन काट दिया और फिर एसी की कूलिंग थोड़ी और बढ़ाकर चादर ओढ़कर सो गई। सुरभि की सुमित से शादी को मात्र 3 वर्ष हुए हैं। सुमित एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है। सैलरी अच्छी है। माँ पापा के साथ रहने से मकान का किराया, पानी, बिजली, राशन आदि का कोई खर्चा उसे जेब से नहीं देना पड़ता। जो भी पैसा खर्च होता है वह स्वयं और सुरभि के निजी शौकों और ज़रूरतों पर ही होता है। शादी से पहले सुरभि ने सपनों सी जिंदगी का कल्पना की थी, जिसमें सिर्फ पति के साथ मौज मस्ती ही थी। उसके सपनों की दुनिया में सास ससुर नामक खलनायक नहीं थे। कितने अरमानों के साथ सुरभि ने ससुराल की देहरी लांगी थी, लेकिन जब पता चला कि जनाब सुमित को अकेले रहकर शादीशुदा ज़िंदगी के मज़े लेने का कोई शौक़ नहीं है तो वो बुस्सी गई। जब तब अपनी माँ के सामने अपना दुखड़ा रोकर
मन हल्का करने की कोशिश करती। लेकिन माँ ने कभी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और ना ही कभी अलग गृहस्थी बसाने के उसके सपने को पोषित किया। ससुराल गेंदे के फूल सा होता है, कोई पंखुड़ी छोटी तो कोई बड़ी, लेकिन जब सब मिलकर आपस में गुंज जाती हैं तो फूल की छवि दिखने लायक होती है। माँ हमेशा उसे समझाती थी, लेकिन सुरभि के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। इसलिए वह आजकल माँ से बस नपी-तुली बात ही करती थी। हाँ, लेकिन बड़ी बहन से बिना नागा बात करती है और उससे ससुराल से अलग घर लेकर रहने से संबंधित सलाह भी मांगती रहती है। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन आग में घी डालने का काम किया सामने वाले घर में किराए पर रहने आए दंपति सौरभ और पूजा थे। सौरभ भी सुमित की तरह एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है, लेकिन पूजा का ठसका तो देखो, कभी जीन्स, कभी शॉर्ट्स तो कभी कोई और दिल जलाने वाले वेस्टर्न पोशाक। सुरभि देखती तो कलेजे पर सांप लौट जाता। ऊपर से स्टाइलिश हेयर कट और मेकअप से पुता चेहरा सुरभि के दिले दिमाग में हलचल मचाए रहता। क्या ज़िंदगी है, इसे कहते हैं ज़िंदगी के असली मज़े लूटना। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे, तभी तो ये बेड़ियाँ मेरे पाँव में डल गई। सुरभि सोच सोच कर दुबली होने लगी। पेट में पचने वाली तो बात थी ही नहीं। बहन को नमक मिर्च लगाकर बताया, अरे तो बावल कुआं तेरे पास है और तू है कि प्यासी घूम रही है। पूजा से दोस्ती गांठ और ले शाही ज़िंदगी जीने के। सरोज ने हाथों हाथ सलाह दे डाली। बस फिर क्या था, सुरभि पूजा से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी। पूजा तो खुद जैसे उसी की पहल का इंतज़ार कर रही थी। हाय से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे अतरंग होने लगी और जल्द ही दोनों घी खिचड़ी सी घुल मिल गई। कभी पूजा सुरभि के पास तो कभी सुरभि पूजा के साथ। देखो सुरभि, पति नामक जीव को अपने इशारों पर नचाना हो तो लटके झटके दिखाने ही होंगे। तुम सारा दिन सूट साड़ी में लिपटी रहती हो। बेचारे सुमित का भी मन करता होगा ना तुम्हें मॉडल सी सजी धजी देखने का। कभी कुछ बोल्ड पहनो, नया ट्राई करो, फिर देखो कैसे सुमित तुम पर लट्टू हुआ जाता है। पूजा ने भी वही सलाह दे डाली जो सरोज दिया करती है। क्या खाक पहनूं? सुमित से पहले तो उसके माँ पापा देखेंगे, फिर जो कोहराम मचेगा उसका पूरा मोहल्ला फ्री में मजा लेगा। सुरभि ने मुंह बनाया, फिर तो सुरभि एक ही उपाय है, कोप भवन। जैसे कैकेयी ने दशरथ से अपनी शर्तें मनवाई थी, वैसे ही तुम भी कोई नाजुक सा मौका तलाश करो। पहले ढील दो और फिर खींच लो डोरी। पतंग ना कटे तो मेरा नाम बदल देना। पूजा ने मंथरा की भूमिका निभाई। सुरभि मौका तलाशने लगी। समय शायद इस बार सुरभि के पक्ष में ही चल रहा था। अगले ही महीने सुरभि ने खुशखबरी दी कि घर में तीसरी पीढ़ी का आगमन होने वाला है। सास ने बलाएं ली, भारी काम करने से मना किया। ससुर हर समय चहकने लगे और सुमित के तो मिजाज ही नरारे लग रहे थे। पत्नी पर बादलों सा उमड़ घुमड़ कर प्यार आने लगा। दोस्तों में उठना बैठना कम हो गया। खिलौनों से कमरे में जगह कम पड़ने लगी। मनुहार करके खिलाने पिलाने लगा। सुरभि के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इस हंसी खुशी के बीच कहीं ना कहीं साजिशों के बीच भी अंकुरण की जगह तलाश रहे थे। 8 महीने पूरे हुए। सुरभि की गोद भराई की रस्म के बाद अब कल उसे अपने मायके जाना है। पूरी रात सुमित की हिदायतों का लेक्चर जारी था। ये करना, ये मत करना, ऐसे बैठना, ऐसे सोना। सुमित बोले जा रहा था। सुरभि सुनने का दिखावा करती लेटी थी। दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। गर्भ का समय पूरा हुआ और सुरभि ने एक नन्हे फरिश्ते को जन्म दिया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। टोकरे भर भर कर मिठाई और बधाइयों का आदान प्रदान हो रहा था। पोते को देखने के लिए दादा दादी सिर के बल चले आए। सुमित के पांव भी कहाँ रुकने वाले थे। बिना किसी की परवाह किए सीधे सुरभि के पास पहुंचा। बेसब्रा कहीं का, कहकर माँ मुस्कुराई, लेकिन देखा जाए तो खुद उन्हें भी कहाँ सब्र था। खैर, सुमित ने जैसे ही अपने बेटे को अंक में भरने की चेष्टा की, सुरभि ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। सुमित ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर गड़ा दी। इतनी आसानी से नहीं सुमित जी, पहले एक प्रॉमिस करना होगा। सुरभि इटलाई। इस अनमोल रतन के बदले जो चाहे मांग लो रानी। सुमित भी नौटंकी करने में कहाँ कम था। झूठ बोले कौवा काटे। देखो, सच्चे मर्द हो तो झूठे वादे मत करना। सुरभि ने उसके पौरुष को ललकारा। प्राण जाए पर वचन न जाए। सुमित ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और इसके साथ ही सुरभि ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए नन्हा फरिश्ता पिता की गोद में डाल दिया। सुमित तो उसे छूते ही निहाल हो गया। कभी उसका गाल अपने गाल से सटाता, कभी उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता। मोगैम्बे खुश हुआ,
कहो क्या मांगती हो? सुमित ने बच्चे के चेहरे को निहारते हुए पूछा। एक अलग दुनिया जिसमें सिर्फ हम तीन ही हो, सुरभि ने सपाट स्वर में कहा। सुमित के हाथ पांव कांप गए। क्षण भर में ही दशरथ और पुत्र बनवास का सा एहसास हो गया। बच्चे पर पकड़ ढीली पड़ने ही वाली थी कि माँ ने आकर संभाल लिया। शायद उन्होंने सुरभि की बात सुन भी ली थी। सुमित आंखें चुराता हुआ बाहर निकल गया। लुटे मुसाफिर की तरह तीनों गए। बच्चे के जन्म की खुशी फीकी पड़ गई। महीना भर होने को आया। पति पत्नी की बातचीत में ठंडापन आ गया। ना रूठना मनाना, ना शिकवा शिकायत, सब कुछ मशीनी। माँ अलग परेशान, सुमित अलग परेशान। कहीं किसी मध्य मार्ग की गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही थी। सुमित के ससुराल से बच्चे के नामकरण का न्योता आया। सब गए भी, लेकिन बुझे बुझे से नाम रखा गया हर्ष। बहू सुमित ने ट्रांसफ़र ले लिया है। बच्चे को लेकर अब वहीं तुम्हें उसके साथ जाना है। रवानगी से पहले सास के मुंह से झरते अमृत वचनों पर सहसा सुरभि विश्वास नहीं कर पाई। उसने पति की तरफ देखा जो मुंह लटकाए खड़ा था। अभी तो उदास हो रहे हो सैया जी, जब खुली हवा में पंख पसारोगे तब पता चलेगा कि आसमान कितना विशाल है, सुरभि ने पति की तरफ भरोसा दिलाने की गरज से कहा। 3 महीने के हर्ष को लेकर सुरभि ने अपने सपनों की दुनिया में पहला पांव रखा। नहीं नहीं, ये जमीन नहीं थी, यह तो आसमान था। सुरभि की ख्वाहिशों को पंख लग आए थे। हम दो हमारा एक, कल्पना करती सुरभि खुशी से दोहरी हुई जा रही थी। उसने पर्स एक तरफ पटका, हर्ष को पालने में लिटाया और पूरे घर में घूम घूम कर स्वीट होम वाली फीलिंग लेने लगी। एक तरफ से देखा जाए तो यह मेरा गृह प्रवेश ही है, क्यों ना आज कुछ खास बनाया जाए। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए सुरभि ने रसोई का रुख किया। सामान खंगाला तो कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी कि हर्ष रोने लगा। सुमित बाथरूम में था। सुरभि बच्चे को देखने की जल्दी में रसोई से बाहर लपकी तो गैस बंद करना भूल गई, और जब वापस आई तो रसोई की हालत देखकर सिर पीट लिया। कढ़ाई के घी ने आग पकड़ ली थी। वह तो सुमित ने तुरंत सिलेंडर बंद करके कढ़ाई पर ही फेंक दी, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता था। खैर, किसी तरह कच्चा पक्का पकाकर सुमित को ऑफिस रवाना किया। दोपहर के 2 बजने को आए, लेकिन अभी तक सुरभि को नहाने तक का समय नहीं मिला। जैसे ही हर्ष की आंख लगती और सुरभि बाथरूम की तरफ जाने को होती, पता नहीं कैसे शैतान को पता चल जाता और वह फिर कुनमुनाने लगता। वहां तो कोई ना कोई होता इसे देखने के लिए। सुरभि के जहन में पूजा की छवि घूम गई। गुलाब चाहिए तो कांटे भी स्वीकार करने होंगे सुरभि रानी। सुरभि ने अपने निर्णय को जस्टिफाई किया। इतनी जल्दी वह पराजय स्वीकार कैसे कर लेती? फिर उसने एक जुगाड़ लगाया। हर्ष का पालना बाथरूम के दरवाजे से सटाकर रख दिया और आनन फानन 2 मग शरीर पर डालकर नहाने की औपचारिकता पूरी की। फटाफट गाउन पहना और 2-4 कौर निकले। तब तक हर्ष महाराज फिर से कुलबुलाने लगे। सुरभि उसे लेकर बिस्तर पर लेट गई। दिन की पहली सीढ़ी ही पार हुई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाम को सुमित लौटा तो सुरभि तुड़े मुड़े गाउन में अलसाई सी बैठी थी। हर्ष अभी भी उसकी गोद में था। बच्चे को सुमित के हाथों में थमाकर चाय बना लाई और पीते पीते दिन भर का दुखड़ा रो दिया। सुमित ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। मम्मी का चमचा, सुरभि ने मुंह सिकोड़ा। सुनो, आज खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी पिज़्ज़ा खाए बहुत दिन हो गए हैं। सुरभि ने चिरौरी की तो सुमित चलने के लिए तैयार हो गया। सुरभि ने एक हाथ से सुमित की कमर पकड़े और दूसरे हाथ से हर्ष को संभाले बाइक पर उड़ी जा रही थी। सुमित के शरीर से उठती परफ्यूम और पसीने की मिलीजुली गंध ने उसे दीवाना बना दिया था। हालांकि सुमित अभी भी चुप सा ही था। सुरभि ने चाहती थी कि कुछ देर यूं ही हवा से अटखेलियां होती रहें, लेकिन तभी सुमित ने पिज़्ज़ा हट के सामने ले जाकर बाइक रोक दी। महीनों बाद दिलबर के साथ आउटिंग थी। सुरभि ने जी भरकर ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो पिज़्ज़ा विद डबल चीज़ खाए, साथ में फ्रेंच फ्राइज और गार्लिक ब्रेड भी। हर्ष थोड़ी देर तो खुश रहा, फिर परेशान करने लगा तो सुरभि ने फीड करवा दिया। घर पहुंचते ही सुरभि ने खुद को बिस्तर के हवाले कर दिया। दिन भर की थकी हारी तुरंत ही नींद के आगोश में चली गई। सुमित इंतजार करता रह गया। अभी नींद आंखों में पूरी तरह से घुली भी नहीं थी कि हर्ष बाबू ने रंग बदलने शुरू कर दिए। आधे आधे घंटे के अंतराल पर 4 बार कपड़े गंदे कर दिए। पोतड़े बदलते बदलते सुरभि का रोना छूट गया। सुमित ने उसे दवा दे दी, लेकिन दवा भी तो असर करते करते ही करती है। खैर, किसी तरह रात बीती तो हर्ष की आंख लगी। सुरभि ने भी पलकें झपक ली। आंखें खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। सुमित ऑफिस जाने के लिए लगभग तैयार था।
सुनो, तुम आज खाना बाहर से ही मंगवा लेना। सुरभि अपराध बोध से घिर गई। आगे आगे देखिए होता है क्या। रात की घटना से बौखलाया सुमित बुदबुदाया। पति के ऑफिस जाते ही सुरभि ने सरोज को फोन लगाया और रात का किस्सा कह सुनाया। ये तो मजे की सजा है रानी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बहन ने उसे छेड़ा तो सुरभि ने कुड़कर रह गई। हो सकता है कि कल तुमने जो पिज्जा खाया वो बच्चे को हजम नहीं हुआ और वह रात भर परेशान रहा। अब तक पूजा भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ बातचीत में शामिल हो चुकी थी। ये एक और नई मुसीबत की मन का खाओ भी नहीं। सुरभि ने हर्ष की तरफ देखा। तो एक काम करना, हर्ष को बोतल से दूध पिलाना शुरू कर दे। सरोज ने फिर सलाह दे डाली। लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। सुरभि ने शंका जाहिर की। अरे ओ ज्ञानी की औलाद, जिन बच्चों की माँ उनके पैदा होते ही चल बसती है वे भी तो किसी तरह पलते होंगे ना। पूजा का यह भद्दा मजाक सुरभि को जरा भी रास नहीं आया, लेकिन हर्ष को ऊपर का दूध पिलाने वाली बात जरूर उसके दिमाग में फिट बैठ गई। दूसरे दिन सुमित के ऑफिस जाते ही सुरभि फीडिंग बोतल खरीद लाई और मिशन दूध पिलाओ में जुट गई। सुरभि ने जैसे तैसे करके 2 घूंट बच्चे के गले में उड़े ले और सफलता पर अपनी पीठ थपथपाने लगी। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में हर्ष ने उल्टी कर दी। वह खुद तो उल्टी में लिपटा ही तकिया सहित बेड की चादर भी खराब कर दी। रोने लगा वह अलग मुसीबत। फिर भूख लगाई लगता है, सोचकर सुरभि ने फिर से बोतल उसके मुंह से लगा दी। बच्चे को दूध हजम नहीं हुआ और 2-3 घंटे बाद ही उसने दस्त करने शुरू कर दिए। लगता है मुसीबतों ने मेरे ही घर का रास्ता देख लिया है। परेशान सी सुरभि भुनभुना रही थी, लेकिन शाम होते होते फिर से सज धज कर अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो गई। हर्ष को भी डायपर पहना दिया। सुमित के ऑफिस से आते ही तीनों फिर चल पड़े हवाखोरी करने। हर्ष को बोतल का दूध अब भी कम ही हजम होता था, लेकिन सुरभि ने हार नहीं मानी। हिचकोले खाती गाड़ी चल रही थी। एक तरफ आज़ादी की खुली हवा थी तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी की बेड़ियां भी थी। कभी सुरभि पंख पसारकर खुश होती तो अगले ही पल पंख सिकुड़ भी जाते। इसी तरह धूप छांव से दिन निकल रहे थे, लेकिन चैन के दिनों से कहीं लंबी बेचैनियों की रातें होने लगी थी। 2 महीने हो गए सास ने एक बार भी आकर पोते को नहीं संभाला, बस फोन पर ही हाल चाल पूछ लेती थी। जैसे जैसे हर्ष बड़ा हो रहा था, सुरभि के लिए अकेले बच्चे को संभालना दूभर होने लगा। कभी वह रात भर रोता, कभी दूध नहीं पीता, कभी घड़ी घड़ी डायपर खराब करता, तो कभी कुछ और परेशानी खड़ी कर देता। इन दिनों तो न कहीं आना जाना, न पूजा से फ़ोन, न सरोज से चैटिंग, ना कोई सोशल मीडिया पर सक्रियता। ब्यूटी पार्लर की सीट पर बैठे महीनों हो गए। दिन भर हर्ष और उसके पोतड़े। उनिंदी सी सुरभि हर समय नींद के अवसर तलाशने लगी थी। अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी ना होने से सुमित भी उससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा। खुले आसमान में उड़ने के सपने देखने वाली सुरभि अपनी ही इच्छाओं के घेरे में कैसी होकर रह गई। आजकल हर्ष कुछ ज्यादा ही चिड़ा चिड़ा हो गया है। सारा दिन रीरियाता रहता है। अकेला छोड़ो तो कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेता है। 2 दिन से तो लूज मोशन इतना ज्यादा हो गए कि ड्रिप चढ़वाने तक की नौबत आ गई। घबराई सी सुरभि उसे पास के डॉक्टर को दिखाने ले गई। बच्चे के दांत निकल रहे हैं, ऐसे में मसूड़ों में खुजली होने के कारण बच्चों की हर समय कुछ ना कुछ चबाने की इच्छा होती है, इसलिए वे कुछ भी मुंह में डालते रहते हैं। इसी से पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आप बच्चे को खिलौने में उलझाए रखें, कोशिश करें कि बच्चा अकेला न रहे। डॉक्टर ने उसे कारण बताकर समझाया। हर बार बस मैं ही बुरी कहलाती हूँ। अब साथी कहाँ से लाऊं? बच्चे को अकेले रखने का भी फैसला भी तो मेरा अपना ही सोच था। सुरभि रुआसी हो आई। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मनमर्जी से जीने की ऐंठ अभी भी कम नहीं हुई थी। 8 महीने का हर्ष अब घुटनों के बल चलने लगा था। सोकर उठने के बाद चलना शुरू होता तो फिर चींटी की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेता था। घर का वह हर सामान जो उसकी पहुंच में आ जाता, बस उठाया और धम्म से नीचे। कभी ड्रेसिंग टेबल उसकी जद में होती तो कभी रसोई के बर्तन। कभी कभी सुमित के जरूरी कागजात भी उसी के हाथों जन्नत पा जाते। सुरभि उसके पीछे पीछे भागती थक जाती, लेकिन हर्ष सामान गिराता नहीं थकता। क्या करे सुरभि, किसी से शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं थी। फिर एक दिन सुरभि दोपहर में हर्ष के साथ लेटी थी। गृहस्थी के बोझ से उकताई हुई सुरभि जल्दी खराटे भरने लगी। हर्ष की नींद कब खुली से पता ही नहीं चला। पलंग से नीचे उतरने की कवावद में हर्ष औदे मुँह गिर पड़ा। गिरने के साथ ही पलंग का कोना उसके माथे में लगा और खून निकलने लगा। बच्चे की चीख के साथ सुरभि की नींद खुली। बच्चे को खून से लथपथ देखकर सुरभि के हाथ पांव फूल गए। तुरंत सुमित को फोन लगाया और खुद हर्ष को लेकर डॉक्टर के पास भागी। सिर में गहरी चोट आई है, 4 टाँके लगे हैं।
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस उम्र में बच्चे अधिक चंचल होते हैं, उन्हें हर समय निगरानी में रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर के कहने के साथ ही सुरभि की आंखों में आंसू बहने लगे। तुमसे नहीं पलेगा हर्ष, माँ को फोन लगाओ। सुमित उस पर लगभग चिल्ला ही उठता, पर हॉस्पिटल के शिष्टाचार के नाते उसे अपनी जबान पर साइलेंसर लगाना पड़ा। बच्चे की इस हालत के लिए वह सुरभि को ही कसूरवार मान रहा था। सुरभि ने मोबाइल निकाला और सास का नंबर डायल किया। यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं बाहर जाकर ट्राई करती हूँ। सुरभि को उसके ईगो ने बहाने बनाने खूब सिखा दिए थे। सुन पूजा, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लगता है अब सुमित अपने माँ पापा को बुलाए बिना नहीं मानेगा। बताना क्या करूँ, कैसे उन्हें आने से रोकूं? सुरभि ने पूजा को फ़ोन लगाया और आज के घटनाक्रम का ब्यौरा देने लगी। अरे यार, मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। तू सरोज से बात करना। पूजा ने उसे बात पूरी करने से पहले ही टोक दिया। तुम और ससुराल, तुम्हें तो सास ससुर के साथ रहना कभी नहीं सुहाया, फिर अचानक तुम्हारा ये फैसला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब चौंकने की बारी सुरभि की थी। हाँ यार, अब मैं भी तुम्हारी ही श्रेणी में आने वाली हूँ ना। तुम्हारी हालत देख देख कर मुझे समझ में आ गया कि कुछ दिन का हनीमून पीरियड तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए परिवार से दूर रहने में कोई समझदारी नहीं है, खासकर तब जब निकट भविष्य में उनकी ज़रूरतें पड़ने वाली हो। कहने के अंदाज से ही पूजा का स्वाद टपक रहा था। सुरभि को लगा मानो जिस डाली का वह सहारा लिए बैठी थी उस पर किसी ने कुल्हाड़ी चला दी। अब तक सुमित अपने माँ पापा को फ़ोन कर चुका था। शाम होते होते दादा दादी अपने पोते के पास थे। हर्ष को अभी तक सिर्फ अपने माँ पापा के पास रहने का ही अभ्यास था, इसलिए अजनबी चेहरे को देखते ही वह सुरभि की गोद में दुबक गया। लेकिन खून आखिर अपनी तरफ खींचता ही है। थोड़ी ही देर में हर्ष दादा दादी से घुल मिल गया। रात को भी उन्हीं के साथ सोया। पोते के आगे पीछे भागते भागते दादा दादी के घुटनों का दर्द ना जाने कहाँ गायब हो गया। दूध ब्रेड के सहारे दिन निकालने वाले घर की रसोई दोनों समय पकवानों की खुशबू से महकने लगी। दादी की कोशिशों से हर्ष ने फीडिंग बोतल छोड़कर गिलास से दूध पीना सीख लिया। दादा की उंगली थामकर डगमग डगमग पग भी भरने लगा था। सुरभि, इस तरह तो तुम हम सबको खिला खिलाकर तोंदू बना दोगी, एक शाम सुमित ने रिझ कर कहा तो सिर भी निहाल हो गई। तस्वीर के इस दूसरे रुख से मैं अब तक अनजान ही रही। उफ, कितनी बड़ी नासमझ थी। सोच सुरभि आत्मग्लानि से भर जाती। बच्चों के साथ 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब हमें लौटना चाहिए। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर ससुर जी ने कहा तो सुरभि हैरत से अपनी सास की तरफ देखने लगी। हाँ, हर्ष के साथ मेरा तो जैसे बचपन ही लौट आया था, लेकिन फिर भी बच्चों को उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने देनी चाहिए। ये उनके खेलने खाने के दिन है। उम्र का यह दौर लौट कर थोड़े आता है। सास ने चाय पीकर कप नीचे रखते हुए पति की हाँ में हाँ मिलाई। लौटना तो है ही, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब साथ चलेंगे। मैंने अपना ट्रांसफ़र फिर अपने होम टाउन करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। तब तक आप लोग यहीं रहेंगे अपने परिवार के साथ। सुमित ने एक रहस्यमयी मुस्कान उछाली तो सुरभि ने भी उसका साथ दिया। बड़े सयाने सही कहते हैं कि बिस्तर चाहे कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, पूरी रात एक करवट नहीं सोया जा सकता। दादी पहले अपने मूल और फिर सूत की तरफ देखकर मुस्कुराई। हाँ, सुबह के उड़े हुए पंछी शाम को घर लौटते ही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।